हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। ये हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो लेक्चर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ये सब देखा था स्फेरिकल। अब हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसे स्टार्ट करने से पहले ये बात जरूर समझ लीजिए कि जो हम प्रिज्म बनाएंगे इस पे वो 2D में बनाएंगे, यानी उसके सिर्फ 3 साइड दिखा पाएंगे। लेकिन एक्चुअली में जो प्रिज्म होता है वो एक सॉलिड होता है, ठीक है, जिसके 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ये 4 डायमेंशन चीज है, सॉरी 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन नहीं। लेकिन क्योंकि हम इसे 2D में बना रहे हैं तो इसके सिर्फ हम 3 साइड ही दिखा पाएंगे, चौथा साइड नहीं दिखा पाएंगे। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में वो सॉलिड प्रिज्म है, उसमें 4 साइड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 साइड ही देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म की, तो देखिए जो बेसिक चीज है वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर से याद रखिएगा, या देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि सबसे कॉमन चीज कि अगर कोई रे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाती है तो अवे द नॉर्मल। यहाँ रेयर डेंसर मतलब ऑप्टिकल रेयर, ऑप्टिकल डेंसर, वो सारी चीजें हमने कर ली है। तो हम एक रे भेजते हैं किसी भी प्रिज्म से और देखते हैं उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो जैसे हमने ये प्रिज्म ले लिया तो सबसे पहले होता है प्रिज्म एंगल, ये जिसे हम ए से डिनोट करेंगे। प्रिज्म एंगल, किसी भी प्रिज्म में जो एंगल है वो कितना है वो होता है। उसके बाद अगर हमने एक इंसिडेंट रे इस पे भेजा, ये हमारा इंसिडेंट रे, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये हमारा μ1 जो कि अभी हम एयर ही लेते हैं, और ये हमारा μ2 जो कि ग्लास है, ऑब्वियसली μ2 ग्रेटर देन है μ1 से। तो क्या होगा, यहां पे रे रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक। अब जब भी रे रेयर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, लेकिन इसके लिए हमें नॉर्मल जानना है। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो हम एक सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक। इसे हम n1 से डिनोट कर रहे हैं यहां पे। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल के बीच हमारा इंसिडेंट एंगल बना, और ये रे जो कि सीधे जा रहा था ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। यानी कि ये सीधे जा रहा था, नॉर्मल इधर है, इस साइड कुछ बेंड करेगा, है ना, इधर बेंड करेगा। तो ये हमारा बेंड हुआ और कुछ ऐसे आया, ठीक। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, लिख नहीं रहे लेकिन ये कौन सा रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा आर रिफ्रैक्टेड एंगल, इसे हम R1 से डिनोट कर रहे हैं अभी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इस सरफेस पे पड़ेगा तो अब क्या हुआ, ये ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक। यानी ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर अवे द नॉर्मल, फिर हमें नॉर्मल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक और, ये हमारा नॉर्मल हो गया N2। तो ये रे क्या होना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था सीधे, ये क्या होगा, अवे द नॉर्मल, यानी इधर ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा और ये हमारा इमर्जेंस रे हो जाएगा। यानी कि जो रे बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है प्रिज्म से, ठीक। और ये एंगल हमारा इमर्जेंस एंगल हो जाएगा, जिसे हम E से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा R1 है, इसे R2 ले लेते हैं। अब क्या है, अगर हम देखें तो ये जो एंगल है यही हमारा डेविएशन है। बेसिकली हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे जा रहा है तो जो उससे बाहर आ रहा है वो रे कितना डेविएट हो रहा है अपने ओरिजिनल लाइन से। मतलब कि ये सीधे जा रहा था, ठीक। अब ये कितना बेंड कर गया है, बीच में क्या हुआ हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा मेन पर्पस है कि प्रिज्म से पहले उसका डायरेक्शन क्या था, प्रिज्म के बाद, और वो ओवरऑल कितना डेविएट हुआ है। तो हम इसे डिनोट कर दे रहे हैं डेल्टा से, कि ये डेल्टा ओवरऑल डेविएशन हुआ है किसकी वजह से, एक प्रिज्म बीच में पड़ने की वजह से, ठीक। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये डेल्टा की वैल्यू कितनी है।
अच्छा यहां ध्यान दीजिए, ये एंगल ए है, ठीक। अगर हम इसको एक्स ले लें तो समझिएगा, मैं कुछ पॉइंट यहां मेंशन कर देता हूं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट ले रहे हैं हम बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब देखिए क्या है, ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो सरफेस से परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। सही है। इस पॉइंट को भी हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, ये सी डी, इसे ई ले लेते हैं या एफ ले लेते हैं, क्योंकि ई से स्मॉल ई से इमर्जेंस एंगल दिखा है तो कंफ्यूजन ना हो, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे हमने एफ लिया हुआ, ठीक। अब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर चारों एंगल का सम आप करेंगे तो वो होता है 360 डिग्री, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आप चारों एंगल ऐड करते हो, इसे ए बी सी डी, तो इन सब का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा, ये होगा 360 डिग्री। सही है। तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी डी, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से देखें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी डी ए, इन चारों का सम 180 होगा। तो कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी डी ए, इन चारों का सम 360। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल से है, तो ये 90 ये 90, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 180, ये हमारा कितना है 90, और ये भी कितना 90 डिग्री। 90 90 कितना हो गया 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर हम एंगल ए कहें तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी देखें तो एंगल सी ये हमारा कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 180 डिग्री। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए हमें ये भी पता है किसी भी ट्रायंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। तो देखिए अगर हम बी सी डी ये ट्रायंगल लें, समझ रहे कौन सा, बी सी डी ये वाला, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये वाला, ये ट्रायंगल, ठीक, बी सी डी। अगर आप इस ट्रायंगल को लेते हैं तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल साइड एंगल का सम 180 होता है, यानी r1 प्लस x प्लस r2 इक्वल्स टू 180। तो हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x जो वैल्यू है वो c के बराबर है। एंगल c ही हमारा क्या है, x है, तो x की जगह हम एंगल c ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंगल c लिखिए या x लिखिए, सेम चीज है। अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ये उधर हमारा RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल C। एंगल C दोनों साइड से कैंसिल, यानी एंगल A बराबर हमारा आ गया R1 प्लस R2। ये इक्वेशन हम 1 लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हमें यह पता चला कि जो हमारा एंगल A है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया A B C D, उसके चारों एंगल का सम 180, तो हमारा ये 90 90 सॉरी 360, तो ये दोनों 90 90 180 हो गया। 180 हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, A प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा हमने देखा कि R1 प्लस R2 प्लस C, R1 R2 C जो है हमारा वो हमारा कितना है, ये भी 180 डिग्री है। दोनों को कंपेयर किया तो हमारा A बराबर R1 प्लस R2 आ गया। इतना हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम डेविएशन की बात करें तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। इसे हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा 1। ये क्या हो गया, ये हमारा जो एंगल है इसे हम डेल्टा 1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये एंगल डेल्टा 2 से। तो अब यहां देखिए ये एंगल आई है पूरा, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों स्ट्रेट थे,
मतलब ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये दोनों कैसे कट रहे हैं, तो ये एंगल आई है, यहां ये बेंड किया रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल डेल्टा 1 है और ये हमारा आर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से एंगल आई बराबर क्या हुआ, डेल्टा 1 प्लस आर, मतलब R1। तो हम डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले हटा लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आई माइनस R1। इसी तरह आप यहां देखिए E बराबर क्या है, अगर ये हमारा ये रे ऐसे गया है इमरजेंस रे वाला और ये नॉर्मल, ये एंगल हमारा E है और यहां रिफ्लेक्टेड रे गया था, ये हमारा डेल्टा 2 है और ये हमारा क्या है R2, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये ऐसे गया, एक सेकेंड, नॉर्मल और इमरजेंस रे के बीच का एंगल ये एंगल E होता है, सॉरी इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, एंगल E ये है, ना कि सिर्फ इतना, नॉर्मल और इमरजेंस रे के बीच का एंगल E है, ठीक है। वो वहां जल्दी में या फिर जैसे भी वहां गलत हो गया था। तो E बराबर क्या होगा, डेल्टा 2R2, ठीक है। तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 प्लस R2 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी डेल्टा 2 हम लिख सकते हैं क्या, E माइनस R2, सही है। अब ध्यान दीजिए, अब किसी भी ट्रायंगल का, यहीं आगे लिखते हैं, किसी भी ट्रायंगल में ये चीज पहले भी बताए हैं कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, मतलब ये ए बी और एक्स लें तो एक्स बराबर होता है ए प्लस बी। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां देखें एफ बी डी में, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एफ बी और डी, तो ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसी कॉन्सेप्ट से, सही है। डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो इसे लिखते हैं। तो अगर हमने इस तरह किया कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 क्या है, I माइनस R1 और डेल्टा 2 क्या है, E माइनस R2। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यहां से देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, मतलब माइनस R1 माइनस R2 ब्रैकेट लिया तो R1 प्लस R2। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के। अगर हम इसे सेकंड इक्वेशन ले लें तो और फर्स्ट को सेकंड में पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ये हमारा एक इक्वेशन है कि जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, I प्लस E माइनस A, सही है। पहले इक्वेशन ये निकला, सेकंड इक्वेशन ये। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट तो क्लियर है। सेकंड में हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से I इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, E बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, यहां से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकाला और फिर कहा जो हमारा डेल्टा जो कि एक्सटर्नल एंगल का पार्ट है वो अपोजिट साइड के एंगल के सम के बराबर होगा, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। वो करके हमने इक्वेशन निकाला डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 R2। उसे के बाद हमने R1 प्लस R2 के जगह हमने क्या पुट कर दिया, एंगल A। यहां तक आ गए हम, ये हमारा इक्वेशन 3 लिखते हैं, ये हमारा मेन इक्वेशन। अब क्या है इसे समझिए, अगर आप डेविएशन देखें तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए सॉलिड एंगल तो फिक्स रहेगा, किसी भी प्रिज्म का, ठीक है। अगर प्रिज्म का सॉलिड एंगल ए हमारा फिक्स है तो हमारा क्या होगा, जो डेल्टा होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा I और E पे, है ना। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नोट करना कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो डेविएशन है ये किस पे डिपेंड है, I और E पे। अब हम निकालना चाहते हैं मिनिमम डेविएशन, कि कम से कम हम कितना डेविएशन कर सकते हैं। देखिए आप एंगल बदलेंगे तो इसमें तो डेविएशन होगा ही होगा, ये तो श्योर है कि ये डेविएट करेगा ही अपने पास से। हम कम से कम कितना डेविएट करेगा हम ये निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज,
आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये जो बेस है और ये रिफ्रैक्टेड रे ये आपस में पैरेलल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये केस हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। बनाने में ऐसा बन जाता है कि ये दोनों पैरेलल हो, लेकिन इस बात को आप लोग याद मत कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि याद कर लेते कि ये दोनों रे हमेशा पैरेलल होगा, और बनते बनते लोग बनाते, मतलब हम लोग भी इतना बनाते रहते हैं कि हम लोग से पैरेलल ही बन जाता है। तो ये याद ना रखिएगा कि ये पैरेलल हो, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। पैरेलल एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है जब मिनिमम डेविएशन होता है, वो अभी देखेंगे। तो होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मिनिमम डेविएशन के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए क्या है, हमने अभी तक देखा था कि ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड इमर्जेंस रे, और ये हमारा डेविएशन हुआ था। और यहां से हमें क्या मिला था, A बराबर R1 प्लस R2, और दूसरा कि जो डेविएशन है डेल्टा है वो है I प्लस E माइनस A। जहां से हमने कहा कि जो डेल्टा है वो, क्योंकि A हमारा किसी भी प्रिज्म का फिक्स होता है तो I और E पे डिपेंड करता है, और क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेविएशन है वो एंगल I पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन में एक ग्राफ प्लॉट किया। हमने देखा कि जो मिनिमम डेविएशन है वो हमें तब मिला है जब एंगल I बराबर E है। ठीक, कि हमारा मिनिमम डेविएशन हमें तब मिला जब हमारा I बराबर E हो। तो अगर ऐसा होगा, I बराबर E होगा, तो हमने देखा कि ये जो रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इसके पैरेलल बेस के। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, बेस के पैरेलल। तो यानी कि पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे तभी होगा जब आपका मिनिमम डेविएशन हो रहा हो। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमें क्या पता चला, ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब I बराबर E है। तो अगर I बराबर E होगा तो यहां से क्या पता चला, देखिए क्या होता है, अगर I बराबर E हो गया तो अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, ये हमारा μ1 है, ये μ2, तो क्या होगा, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R1। ठीक, और अगर हम सेकंड यहां पे लगाएं तो यहां क्या होगा, μ1 sin E, या पहले इसे लिख लेते हैं, μ2 sin R2, μ2 sin R2 इक्वल्स टू μ1 sin E इक्वल्स टू μ1 sin E। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्योंकि I बराबर I और E हमारा इक्वल है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I E की जगह I, तो हम क्या लिखते हैं, μ2 sin R2 इक्वल्स टू μ1 sin I। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि, तो हमें मिल जाएगा μ2 sin R2, या μ1 sin I के जगह हम क्या रख सकते हैं, μ2 sin R1। μ2 से μ2 कैंसिल, sin R2 बराबर sin R1 तभी होगा जब R1 बराबर R2 बराबर R1 हो जाए। ठीक, यानी मिनिमम डेविएशन के केस में I बराबर E हो जाएगा और R1 बराबर R2 हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अगर हम उसे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या हुआ, R1 बराबर R2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, I बराबर E है और R1 बराबर R2 है मिनिमम डेविएशन के लिए। अगर हम R1 बराबर R2 को यहां R पुट कर दें, क्योंकि ये R1 बराबर R2, इसे हम R ले लें और हम इसमें फर्स्ट में पुट करें, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, और इसे थर्ड ले लेते हैं और इसे फोर्थ। तो हमने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन को हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट किया, तो हमें मिला A बराबर R प्लस R, यानी कि A बराबर 2R। तो यहां से क्या मिल गया, R बराबर A बाई 2। क्या मिला, R बराबर A बाई 2। ये हमारा इक्वेशन 4 है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, R बराबर A बाई 2। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम I और R निकाल रहे हैं जिससे कि हम स्नेल्स लॉ लगा सके। अब डेविएशन की बात करें तो डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिन, है ना। डेल्टा की जगह हमारा क्या हो गया, डेल्टा मिन।
है ना, मिनिमम डेविएशन तरीके से। तो अगर हम डेल्टा मिनिमम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई माइनस ए, है ना, आई आई क्या हो जाएगा 2i। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिन प्लस ए बराबर 2i। तो यहां से आई आया डेल्टा मिन प्लस ए बराबर बाई 2, एम लिखा डेल्टा मिनिमम, है ना, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या आया, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, और r बराबर क्या आया, a बाई 2। अगर यही चीज इसको हम स्नेल्स लॉ में पुट करें, मतलब कि हम क्या रखेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, ठीक। तो पुट करते हैं μ1 sin i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज डेल्टा मिन प्लस a बाई 2 इक्वल टू μ1 sin r की जगह हमारा a बाई 2, μ1 sin a बाई 2। तो अब हम इस चीज को a बाई 2 को इधर ला रहे हैं, सॉरी यहां हमारा μ2 है, सॉरी μ2 sin r होगा ना, और μ1 sin r, इस चीज को हम इधर ला रहे हैं और μ1 को इधर, यानी sin डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, सही है, इक्वल टू μ2 बाई μ1। इतना सही है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो हम साइन के जगह, साइन थीटा की जगह डायरेक्ट थीटा लिखते हैं जब वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम साइन के जगह हम क्या रखते हैं, अगर ये साइन थीटा है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट थीटा, ठीक है। तो अच्छा, यहां हम ये किस चीज से लाए हैं, ये हमारा इक्वेशन स्नेल्स लॉ लगा के कि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। तो अगर हम साइन हटा दें तो यहां आएगा डेल्टा मिन प्लस a बाई 2 अपॉन a बाई 2 इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 लिख सकते हैं, n2 लिख सकते हैं, कुछ भी, मैंने पहले ही बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई बुक में μ2 से डिनोट करता है, कई में n2 से, एनसीईआरटी n2 को डिनोट किया, साइड बुक μ2 लेता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये क्या है, डेल्टा मिन प्लस a डिवाइडेड बाय a, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अगर हम इससे डेल्टा मिनिमम निकालना चाहें तो ये क्या होगा, a इधर मल्टीप्लाई होगा और a इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा मिन हमें पता चल गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम लिखें तो इसे थोड़ा और करते हैं, यानी डेल्टा मिन प्लस 1 बाई a, इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल टू μ2 1, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, डेल्टा मिन बाई a इक्वल टू μ2 1 माइनस 1, ये इधर डिवाइड है, इधर गया तो मल्टीप्लाई, यानी हम सिंपल सा लिखते हैं डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू ऑफ 2 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। अब यहां ध्यान दीजिए, डेल्टा जो है यानी मिनिमम डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और इस ग्लास के यानी प्रिज्म के एंगल पे। तो अगर हम प्रिज्म के एंगल को बहुत छोटा कर दें तो जो डेविएशन भी होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा है, यानी कि अगर आपका प्रिज्म बहुत थिन है तो आपका डेविएशन नेग्लिजिबल होगा। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो इसे समझ लेते हैं कि ये कैसे आया फाइनल रिजल्ट। एक बार फिर हमने क्या किया, हमने इंसिडेंट रे दिया, रिफ्रैक्ट हुआ, इमर्जेंस हुआ, इससे हमने पहले निकाला था a बराबर r1 प्लस r2, डेल्टा बराबर i प्लस e माइनस a, ये दो इक्वेशन निकले थे। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला डेल्टा मिनिमम हमें तभी आएगा जब i बराबर e होगा, तो डेल्टा मिनिमम हमें तभी मिलेगा जब i बराबर e होगा, और ये थर्ड इक्वेशन लिया था। और इससे हमने देखा कि r1 बराबर r2 आया, जो कि हम r लिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब क्या किया,
ये जो फोर्थ इक्वेशन है R1 बराबर R2 बराबर R, इसको फर्स्ट में पुट कर दिया तो A बराबर R1 प्लस R प्लस R, A बराबर 2R, R बराबर A/2 आ गया। डेल्टा मीन के जगह हमने क्या, डेल्टा की जगह डेल्टा मिनिमम, I और E के जगह हमने दोनों जगह I पुट कर दिया, तो यहां से हमें आया I डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। फिर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, μ1 sin I = μ2 sin R, उससे हमने वैल्यू पुट कर दिया, μ1 sin I की जगह हमने पुट कर दिया डेल्टा मीन प्लस A/2 और R की जगह A/R। फिर हमने इस इक्वेशन को A/2 वाले इधर लाया, साइन डेल्टा मीन ये अपॉन ये आया। फिर हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है अगर थीटा बहुत स्मॉल हो। तो हमने कहा कि I और R हमारा जो है बहुत स्मॉल है, इस केस में साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो हम साइन को हटा के साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा की जो वैल्यू थी, इस जगह थीटा क्या है डेल्टा मीन प्लस A/2 और इस जगह थीटा A/2 से पुट किया। फिर हमारा ये 2 से 2 कैंसिल होके ये आ गया। फिर हमने क्या किया, डेल्टा मीन बाई A प्लस 1 इक्वल टू इतना, प्लस को इधर भेजा माइनस और ये डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये मिला। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं कि सर अगर हम ये प्रिज्म है नॉर्मल के ही क्रॉस इंसिडेंट रे भेज दे तो क्या मिनिमम डेविएशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तब क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये यहां से तो सीधा चला जाएगा, लेकिन जब ये यहां आएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा सरफेस है, इसके नॉर्मल ये हो गया और ये सीधे जा रहा है, ये क्या है रेयरर से डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयरर, अवे द नॉर्मल बैंड होगा। तो ये जो होगा ना, ये उस केस में डेल्टा हो जाएगा, ये पूरा डेविएशन होगा। और हमने देखा है कि आई को आप 0 भी रखोगे तो भी आपका जो डेल्टा आएगा ना वो मिनिमम नहीं आएगा, वो ज्यादा ही आएगा, जो आपका ये केस है ना आई बराबर ई से। ठीक है, तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो इस केस में आई बराबर ई नहीं है, आई हमारा 0 है, ई की वैल्यू कुछ ना कुछ है जो कि डेविएशन के बराबर है और ये मिनिमम डेविएशन से ज्यादा है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपने ग्राफ देखा था ये भी कुछ ऐसा था, ये आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर था, तो ये 0 को टच नहीं कर रहा था, मतलब ये हमारा ऐसा नहीं आ रहा था कि यहाँ आई की वैल्यू 0 रखने पे मिनिमम डेविएशन हो रहा था, मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा था। एक सेकंड मैं फिर से इसे समझा दूं। मतलब जो अभी आपने ये ग्राफ देखा था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये मिनिमम डेविएशन का था और आपका ग्राफ कुछ ऐसे था। मिनिमम डेविएशन हमें कब मिला था, जब आई बराबर ही था, ना कि मिनिमम डेविएशन हमें यहां मिला था जब हमारा क्या हो आई की वैल्यू 0। तो ये मत कीजिएगा कि आप क्या कीजिए, इससे नॉर्मल पे भेज दीजिए और कहिए कि सर क्या इस वक्त डेविएशन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज एक्सपेरिमेंटली की हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म। डिस्पर्जन फिनोमेना क्या होता है, व्हाइट लाइट का अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटना, स्प्लिट करना, इसे हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है हम इसे समझेंगे। उस चीज को समझने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जिससे उसे समझने में आसानी हो। उसमें पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए जब सन से लाइट आती है हमारे पास तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है पूरा। तो जो अगर हम सनलाइट को या फिर लाइट को फ्रीक्वेंसी के आधार पे डिवाइड करें तो जो हमें मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर हम बात करें इसे, ये चैप्टर 8 में भी आपने पढ़ा है इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक रे इसमें होता है हमारा विजिबल रे। विजिबल रे वो होते हैं जो लाइट का वो पोर्शन जो हमें दिखाई देता है। विजिबल के ऊपर अल्ट्रावायलेट, वी से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के ऊपर एक्स रे, एक्स रे के ऊपर गामा रे, उसके ऊपर कॉस्मिक वेव। विजिबल रेंज के नीचे आर से रेडियो वेव, रेडियो वेव के नीचे माइक्रोवेव, उसके विजिबल के नीचे आर से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के नीचे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के नीचे रेडियो वेव। तो ये आपने जो लाइट को फ्रीक्वेंसी के आधार पे डिवाइड किया है इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें ऊपर के साइड में हमारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा कॉस्मिक वेव का फ्रीक्वेंसी होगा और सबसे कम रेडियो वेव का। लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करें
तो वेवलेंथ जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्पर्जन पढ़ना है, तो डिस्पर्जन में हमारा क्या है, विजिबल रेंज की लाइट को हमें कंसीडर करना है। तो विजिबल को अगर हम ले तो उसमें होता है विबग्योर, है ना, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वॉयलेट की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेड की, सॉरी हाँ, और वेवलेंथ की बात करें तो उल्टा होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होगा और सबसे कम वॉयलेट का। फिर से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वॉयलेट की, सबसे कम रेड की, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की और सबसे कम वॉयलेट की। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लोग समझते हैं, वेव देख लेते हैं। हमारा जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी समझना होगा, जो आपने क्लास 11th में साउंड में पढ़ा है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करता है। तो क्लास 9th में भी पढ़ा है ये सारी चीजें, तो थोड़ा उससे डील कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें साउंड वेव की, तो वहां पे आपने वेव से एक चीज देखी है, या वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। मतलब कि अगर हमने ये पेंडुलम लिया, ठीक, इसे पेंडुलम कंसिडर कीजिए, तो ये इस एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो जाए और एक्सट्रीम पॉइंट पे आए, ये जो पूरा जर्नी है इसे हम 1 ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऐसे 1 सेकंड में ये कितना ऑसिलेट करेगा इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ होता है हमारा, ये एक ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये वेवलेंथ होता है। ठीक, और हमें ये रिलेशन पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये हम साउंड के केस का कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है किसी भी वेव में। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड करता है सोर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों का ये डाउट होता है और काफी दिक्कत होती है उन्हें डिस्पर्जन समझने में। तो अगर आप ये सारे फिनोमेना समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगी आगे समझने में। तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा, सोर्स पे डिपेंड करता है। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर जैसे फैन होता है, फैन क्या है, आजकल मोटर से चलता है, तो मोटर का होता है कि 400 रोटेशन पर सेकेंड, 300 रोटेशन पर सेकेंड, ये मोटर टू मोटर वेरी करेगा। लेकिन अगर आपने कोई मोटर उठा लिया जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये 400 रोटेशन पर सेकेंड चलेगा, तो चाहे आप उसे वैक्यूम में लो या फिर किसी एयर मीडियम में लो या वाटर में लो, वो क्या करेगा, उसका प्रॉपर्टी है कि वो 400 रोटेशन पर सेकेंड चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो रोटेशन या जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रहा है आप कैसा मोटर ले रहे हो, यानी वो डिपेंड कर रहा है सोर्स पे। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे ये हैंड है, अगर ये वाइब्रेट करना है, ठीक, तो अगर हम फिक्स रेट से इसे वाइब्रेट करें तो ये सोर्स पे डिपेंड करेगा कि ये 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेगा। आप इसे एयर में कीजिए, इसी रेट से वाटर में कीजिए, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे। ठीक, अब आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। इसे समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम ले ले ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है, ठीक। अब क्या हो रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट से कोई, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और 100 मीटर पे कोई बंदा या 50 मीटर 10 मीटर पे कोई खड़ा है और मैं उसे बोल रहा हूं कुछ, ठीक, तो साउंड जाएगा, टाइम लगेगा। अगर वही चीज आप सॉलिड वायर लेके कुछ ऐसे बॉक्स लगा के वो एक साइड से बोलिए दूसरे साइड से वो सुने, तो क्या होगा, साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है चीज? क्यों ऐसा हुआ कि इस केस में साउंड जल्दी ट्रेवल किया? क्यों इस केस में हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्यों बढ़ा, देखिए दोनों केस में बोलने वाला मैं सेम फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करेगा सोर्स पे कि मैं कितनी तेजी से बोल रहा हूं या क्या सोर्स कौन है, मैं बदल नहीं रहा हूं, तो मैं उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता। चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ, यानी हम ये समझ सकते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक, मीडियम के चेंज होने पे वेवलेंथ क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी में दो टर्म, वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है उस सोर्स पे जो जनरेट कर रहा है। अगर हम इस केस में अभी साउंड को लेकर चल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, कि वो कितना वेव बना है, ठीक। और हमारा ये देखना है कि जैसे अगर आप मीडियम चेंज करो तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो किसके वजह से चेंज हो रही है, वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, आप सोर्स नहीं चेंज करो, मीडियम चेंज करने की वजह से वेवलेंथ चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने साउंड के लिए समझा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, लेकिन हम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के, ये अलग चीज है। बस मैं इससे समझाना चाह रहा था कि जो वेलोसिटी होता है, मतलब वेवलेंथ जो होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। इतना समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे और वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इतना क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं। अब क्या मैंने देखा कि मतलब हमने अभी तक देखा दो चीजें, ठीक ठीक, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये समझ में आ गया। अब क्या है कि इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब हमारा क्या है, लाइट का मेन सोर्स है सन, ठीक। जब सन से लाइट निकल गई तो हालांकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट देता है, लेकिन एक बार लाइट निकल गई तो वो क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि सोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो लाइट जो आ रही है उसका एक बार जो निकली है उसकी हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझिए कि ऐसे तो हमारा क्या है, वेलोसिटी ये c के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, c होता है। हमारा सोर्स कौन है, सन। सन से जो लाइट निकली है वो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ठीक। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी फिक्स है। अब क्या हुआ कि अब जब भी मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और डेंसर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो क्यों डिक्रीज कर जाती है, उसका रीजन है वेवलेंथ। अब समझ में आया। तो कई बार मेरे से बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो डिस्पर्जन फिनोमेना है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ऐसा क्यों। तो ये रीजन है क्योंकि जब आपका रिफ्रैक्शन फिनोमेना है वो क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज की वजह से होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और उसका रीजन क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। अब आगे समझते हैं। हमने ये कहा जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ का चेंज आएगा। अब क्या है, क्योंकि हमारा जो लाइट है वो क्या है, डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमने कहा हम सन को नहीं बदल रहे हैं, हम सोर्स को नहीं बदल रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू वेवलेंथ। अगर हम कांस्टेंट को हटाएं तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ के। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ के, जब हमारा क्या हो, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट हो। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अगर हम बात करें इनकी विबग्योर की, तो विबग्योर में सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सबका अलग अलग वेवलेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा वैक्यूम में स्पीड c के बराबर होती है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे, मीडियम चेंज करने में वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होने पे हमने देखा कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर जा रहा है, वेवलेंथ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब जब हमारा मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने पे जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी।
बार बार मैं मीडियम चेंज करने पे बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है कि सर अगर ऐसा है कि वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से रेट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करके जब वैक्यूम में रहता है तो दोनों का मल्टीप्लाई, हर लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, c होता है। या कोई भी रेंज हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, सबकी स्पीड कितनी होती है, c होती है। लेकिन जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज करने पे हमका क्या होगा, जिस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वे मीडियम चेंज होने पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसमें कंपेयर करें, ये अलग चीज है। अब इस चीज को, यहां पे भी दो चीजें हैं, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसीलिए जल्दी लोग कोई बताता नहीं है इसको। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। अब क्या है, मैंने ये कहा कि जब मीडियम चेंज होगा तो इन सब में जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये अलग चीज है। दूसरी चीज, ऑप्टिकल डेंसिटी का आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, कि अगर आप डेंसर मीडियम में जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये अलग चीज है। और मीडियम चेंज होने पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ज्यादा होगा, सॉरी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये अलग चीज है। अब इन दोनों को मर्ज करके थोड़ा और समझते हैं ताकि हम ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं, अब रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम फिर से देखते हैं। तो क्या होगा, अगर हम, ये हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है N2, ये रेयर मीडियम है N1 और N2 ग्रेटर देन है N1, ठीक। तो क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल डेंसर, ये रेयर मीडियम। अब हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को इसके थ्रू भेजा, क्या है, एक व्हाइट लाइट हमारा इस पे इंसिडेंट करेगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक। हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना बढ़ाया हुआ है, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा इसे देखने से पहले। क्या होगा, अब ये लाइट को सीधे जाना चाहिए था, हम ये स्लैब तक ले लेते हैं, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही ये डेंसर मीडियम में गया, इस लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। हमने ऑप्टिकल डेंसिटी में यही समझाया था कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट आई, इस लाइट, ये क्या है, बेसिकली 7 कलर का कॉम्बिनेशन है विबग्योर का। जैसे ही ये इसमें पड़ी, क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने पे इस लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक। तो इसमें 7 कलर हैं, 7 की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन उन 7 में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका रहेगा, रेड का। देखिए, सब शुरू में हम क्या बोले, शुरू में सबकी वेलोसिटी कितनी थी, c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे इसमें गया, इसमें सबकी वेलोसिटी डिक्रीज की, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज किसका करेगा, वॉयलेट का। मैं बोल रहा हूं डिक्रीज, सबसे ज्यादा डिक्रीज किसका करेगा, वॉयलेट का, और सबसे कम डिक्रीज किसका करेगा, रेड का। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर मतलब मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने पे जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, यानी कि रेड कलर का इसमें स्पीड ज्यादा होगा, वॉयलेट का कम होगा। तो क्या होगा, सब क्या करेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। क्यों करते थे, बताया था कि अगर ये सीधा जाता, हम इसे अभी सपोज कर लेते कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, हम सिर्फ अभी गेस कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये सीधा जाता, ये 10 सेकेंड में इस मीडियम को क्रॉस कर जाता, ठीक। लेकिन क्योंकि ये इसमें आया है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होती है, इसे 10 सेकेंड में ही कवर करना होता है। तो ये क्या करता है, जल्दी पहुंचने के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। ये सारी चीज हमने रिफ्लेक्शन फेनोमेना में समझाई थी। तो क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी वो ज्यादा बेंड करेगा। अगर हम मान लेते हैं रेड की वेलोसिटी 8 है, तो रेड क्या करेगा, बेंड किया लेकिन कम बेंड किया। वॉयलेट क्या करेगा, वॉयलेट हमारा ज्यादा बेंड करेगा। वॉयलेट को हम ग्रीन से दिखा रहे हैं कि वॉयलेट हमारा क्या कर जाएगा, अगर हम ये मान लेते ये 8 है, इसकी 6 हो गई,
तो क्योंकि अगर इसकी 6 मीटर पर सेकेंड है तो ये और जल्दी इधर आना पड़ेगा और शॉर्टर पाथ फॉलो करेगा ताकि क्या हो, जल्दी इस एंड पे पहुंचे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी अगर 6 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं और इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, रेड का क्या होगा, कम बैंड होगा और वॉयलेट ज्यादा बैंड होगा। तो अगर आप यहां से देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना में क्या हो रहा है कि ज्यादा बैंड कौन किया, वॉयलेट, और कम कौन किया, रेड। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये दोनों कलर एक तरह से अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। आया समझ में? आई होप ये चीज क्लियर हो पाई होगी कि मैं यहां पे हमारा क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ है। अब हम इसे डिस्पर्जन बाय प्रिज्म से देखते हैं कि अब इन सब चीजों को, होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस चीज को हम डिस्पर्जन बाय प्रिज्म समझते हैं। ठीक है, आपको इतना तो एनसीईआरटी में भी आप कोई भी बता देता है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो वॉयलेट ज्यादा बैंड करता है, रेड कम बैंड करता है। हम कोशिश किए हैं कि इस चीज को समझा पाए यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। और आप एनसीईआरटी ने भी ये कहा है कि जो डिस्पर्जन फिनोमेना है वो फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है, वो नहीं, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्यों वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? क्योंकि वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो हमने अभी देखा कि अगर हम एक व्हाइट लाइट को क्या करें, रेयर से डेंसर मीडियम में लाएं तो वो क्या करता है, ये हमारा क्या माना था, इसे 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो हमने ये सपोज किया था, तो क्या होगा कि इसे जाना चाहिए था सीधे, क्या होता है यहां पे रेड सबसे कम बैंड होगा और सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हो जाता है, वॉयलेट, जिसे हम ग्रीन से दिखाए थे। ठीक, कि इसकी 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और इसकी 6 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? अब क्या है, अगर यही चीज फिर ये डेंसर से अगर रेयरर आने लगे तब क्या होगा? अगर डेंसर से रेयरर आएगा तो क्या होगा, फिर हमारे पास ये दो नॉर्मल बनेंगे, है ना। इसमें क्या होगा, अब ये क्या होगा, इसे जाना चाहिए था सीधे, रेड को, रेड क्या करना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। अब ये क्या करेगा, अवे द नॉर्मल बैंड करेगा। अवे द नॉर्मल क्यों बैंड करेगा, अब इसकी 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कितनी हो जानी है, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीडियम फिर क्या हो गया, रेयर, तो जो पहले अब इसकी 8 थी अब फिर क्या होगी, 10। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ये अवे द नॉर्मल जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 6 से 10 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी पहले, 6 वॉयलेट की, अब कितनी हो जाएगी, 10। तो ये भी अवे द नॉर्मल बैंड करेगा, लेकिन ये ज्यादा बैंड करेगा और फिर दोनों एक साथ जाने लगेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो डेंसर से रेयरर की भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बैंड कौन करेगा, वॉयलेट, और सबसे कम बैंड कौन करेगा, रेड। तो रेयरर से डेंसर जाइए तो भी सबसे ज्यादा बैंड किया वॉयलेट, और डेंसर से रेयरर जाएंगे तब भी सबसे ज्यादा वॉयलेट बैंड करेगा। ठीक है, होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 6 थी, अब कितनी हो गई, 10, है ना। ये क्या किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड किया था। क्यों, क्योंकि इसे क्या करना था, इस यहां तक पहुंचना था उसी टाइम में। अब क्या हो, अगर फिर हम ये n1 यहां तक ले लें, ठीक, और कहें कि क्या, अब क्या हुआ, ये इसकी वेलोसिटी 8 थी, अब जैसे ये इस मीडियम में जाएगा इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो ये कितना का गेन किया, 2 का ही, तो 2 का गेन करेगा तो अवे द नॉर्मल जाएगा, लेकिन उतना नहीं जाएगा क्योंकि ये 6 था, 6 से 10 बड़ा है तो ये ज्यादा बैंड करेगा। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही हम रेयरर से डेंसर गए, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बैंड हुई, सबसे ज्यादा बैंड हुई वॉयलेट, सबसे कम रेड। और फिर जब डेंसर से रेयरर गए तो भी लाइट क्या होगी, अवे द नॉर्मल बैंड होगी, उसमें भी सबसे ज्यादा कौन बैंड करेगा, वॉयलेट, और कम बैंड कौन करेगा, रेड। तो ये इतना चीज था। अब आते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म की अगर हम बात करें अब, तो क्या होगा कि ये हमारा एक प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट हमारा गया, ठीक।
अब क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है ये यहाँ पे क्या हुआ, ये रेयर ये डेंसर, इसको हम N1 मीडियम ले लेते हैं और इसको N2। जैसे ये रेयर से डेंसर जाएगा ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा, रेड, और सबसे कम बेंड करेगा रेड, और सबसे ज्यादा बेंड कौन कर जाएगा, वायलेट। ठीक, और तो ये हमारा क्या था, व्हाइट लाइट सीधे जा रहा था। ठीक है, अब जब ये हम यहां इस फेस पे आएंगे तो फिर यही बात हुआ। अभी क्या हुआ, लाइट रेयर डेंसर से रेयर जा रही है। लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, मतलब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, कोई भी हो, सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट, और सबसे कम रेड। तो फिर ये वही चीज यहां पे होगी। फिर हमें यहां पे क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। और ये क्या है, अब बेंड कौन करेगा, रेड, रेड जो सीधे जा रहा था सबसे कम बेंड करेगा, और वायलेट जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बेंड है वो और बेंड कर जाएगा। तो इस तरह आपको रेड ऊपर और वायलेट नीचे मिलता है, और ये सातों लाइट आपकी स्प्लिट हो जाती हैं। इसी फेनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि मतलब व्हाइट लाइट टूटी है, और किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू। लेकिन अगर हम फिजिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये भी था कि कई लोग का ये मानना था कि इसमें भी ये कंफ्यूजन था कि ये जो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट रहा है, क्या ये व्हाइट लाइट का स्प्लिट करना है कि जो हमारा प्रिज्म है वो आपका 7 कलर क्रिएट कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि प्रिज्म के थ्रू 7 कलर क्रिएट हो रहा हो। तो इसको न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म लिया और वैसा ही आइडेंटिकल प्रिज्म एक उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक, और फिर इससे व्हाइट लाइट भेजी। तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, यहां व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रहा है, यहां पे क्या होगा, व्हाइट लाइट स्प्लिट होगा, और फिर जब ये बाहर आ रहा है तो फिर व्हाइट लाइट बन के आ रहा है। मतलब यहां क्या हुआ, जब व्हाइट लाइट हमने भेजा, एक प्रिज्म लिया, उसके उल्टा अपोजिट प्रिज्म लगाया, तो देखा कि व्हाइट लाइट हमने भेजा था, बीच में जो भी हुआ फिर हमें क्या मिला, व्हाइट लाइट। इससे ये समझ में आ गया कि जो प्रिज्म है वो पहले सातों कलर को तोड़ा और फिर क्या किया, सातों कलर को कंबाइन करके भेज दिया। क्योंकि अगर प्रिज्म 7 कलर का बना रहा है, मतलब प्रिज्म ही क्रिएट कर रहा है सातों कलर को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 7 कलर अभी भी मिलना चाहिए। लेकिन इस फेनोमेना से उन्हें यह चीज क्लियर हो गई कि प्रिज्म ही क्या है, 7 कलर को मतलब प्रिज्म के थ्रू वो क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ना कि क्रिएट कर रहा है। व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, 7 कलर में तोड़ रहा है, ना कि प्रिज्म जो है वो 7 कलर को क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट खत्म होता है। इसी की वजह से क्रोमेटिक अब्रेशन भी क्रिएट होता है। वो क्या होता है उसे भी समझ लीजिए कि अगर आपने एक लेंस लिया और इसके थ्रू व्हाइट लाइट भेजा और लेंस बहुत मोटा लिया, लेंस क्या है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सबका, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे ही लेंस से निकलेगा सबका फोकस, मतलब सबका स्पीड चेंज होगा, तो सब जो डिस्पर्स कर रहा है, मतलब जो रिफ्रैक्ट कर रहा है उसका अलग अलग होगा। तो बेसिकली हमें एक फोकस नहीं मिलता, फोकस का रेंज मिल जाता है। फोकस का क्या मिल जाता है, रेंज, जिसमें कि हमें रेड इधर और वायलेट इधर मिलने लगता है। तो क्या है, एक रेंज मिल जाता है, सातों कलर स्प्लिट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। तो यहाँ पे हमारा डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म खत्म हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा रेनबो फॉर्मेशन होगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है आपका। तो उसके लिए हमें रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आना बहुत जरूरी है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे याद कीजिएगा, मतलब याद किए रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूज करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एक एकेडमी एक्सकवेशन फॉर नॉलेज। और अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई नंबर है 8004275244। आप हमें वहां जाके किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।